चैप्टर 3 छाया और आग। ये लंबे समय से चली आ रही शांति का चौथा दिन था। यात्रियों के लिए शौचालय पर एक शामियाना लगाया गया था और उसके नीचे लेस्ट्रेंज बैठकर पढ़ने की कोशिश कर रहा था और बच्चे खेलने की कोशिश कर रहे थे। गर्मी और नीरसता ने डिकी को भी एक उदास शरीर में बदल दिया था, जो एक कीड़े की तरह हरकत में सुस्त था। एमिलिन के लिए वह चकित लग रही थी। चित्रे वाली गुड़िया शौचालय के डेक पर उससे 1 गज की दूरी पर पड़ी थी, यहाँ तक कि वह मनहूस बॉक्स और उसके ठिकाने को भी पूरी तरह से भूल गई थी। पिताजी, अचानक डिक चिल्लाया, जो ऊपर चढ़ गया था और रेलिंग के पीछे देख रहा था। क्या मछली? लेस्ट्रेंज अपने पैरों पर खड़ा हुआ, पीछे आया और रेलिंग के ऊपर देखने लगा। पानी के धुंधले हरे रंग में कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया, कुछ पीला और लंबा सा एक भयावह आकृति। वो गायब हो गया और फिर एक और आया, सतह के पास पहुंचा और खुद को और अधिक पूर्ण रूप से प्रदर्शित किया। लेस्ट्रेंज ने उसकी आंखें देखीं, उसने उसका काला पंख देखा और उस जीव की पूरी भयानक लंबाई देखी। डिकी को पकड़ते ही उसके अंदर एक सिहरन दौड़ गई। क्या वह ठीक नहीं है? बच्चे ने कहा। मुझे लगता है, डैडी, अगर मेरे पास हुक होता तो मैं उसे खींच लेता। मेरे पास हुक क्यों नहीं है, डैडी? मेरे पास हुक क्यों नहीं है, डैडी? ओह, आप मुझे दबा रहे हैं। लेस्ट्रेंज के कोट पर किसी चीज ने खींचा। यह एमिलिन थी, वह भी देखना चाहती थी। उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसका छोटा पीला चेहरा रेलिंग के ऊपर से झांक रहा था, लेकिन देखने के लिए कुछ भी नहीं था। आतंक के रूप गायब हो गए थे, जिससे हरी गहराई अप्रभावित और बेदाग रह गई थी। उन्हें क्या कहते हैं, पिताजी? डिक ने पूछा, जब उसके पिता ने उसे रेलिंग से नीचे उतारा और वापस कुर्सी पर ले गए। शार्क, लेस्ट्रेंज ने कहा, जिसका चेहरा पसीने से लथपथ था। उसने वह किताब उठाई जो वह पढ़ रहा था। ये टेनिसन का एक खंड था और वह उसे घुटनों पर रखकर बैठ गया और खड़े हुए रस्सियों की सफ़ेद छायाओं से घिरे सफ़ेद धूप से प्रकाशित मुख्य डेक को घूरने लगा। समुद्र ने उसे एक स्वप्न दिखाया था। कविता, दर्शन, सौंदर्य, कला, प्रेम और जीवन का आनंद। क्या ये संभव था कि ये सब एक ही दुनिया में मौजूद हों? उसने घुटनों के बल बैठकर पुस्तक पर नज़र डाली और उसमें मौजूद उन खूबसूरत चीज़ों की तुलना की जो उसे याद थी, उन भयानक चीज़ों से जो उसने अभी अभी देखी थीं, वे चीज़ें जो जहाज़ की कील के नीचे अपने भोजन की प्रतीक्षा कर रही थीं। दोपहर के 3:30 बज रहे थे और जहाज़ की घंटी अभी अभी बजी थी। परिचारिका बच्चों को नीचे ले जाने के लिए आई थी और जब वे सैलून के साथी मार्ग से नीचे चले गए तो कैप्टन ले फौज पीछे की ओर पूप पर आए और एक पल के लिए बंदरगाह की ओर समुद्र की ओर देखते रहे, जहां कोहरे का एक किनारा अचानक किसी देश के भूत की तरह दिखाई दिया था। सूरज थोड़ा धुंधला हो गया है, उसने कहा, मैं उसे लगभग देख सकता हूँ। शीशा काफी स्थिर है, कोहरा ऊपर आ रहा है। क्या आपने कभी प्रशांत महासागर में कोहरा देखा है? नहीं, कभी नहीं। ठीक है, आप दूसरा नहीं देखना चाहेंगे, नाविक ने उत्तर दिया, अपनी आंखों को छायांकित करके उन्हें समुद्र रेखा पर स्थिर किया। स्टारबोर्ड की ओर समुद्र रेखा कुछ हद तक अपनी स्पष्टता खो चुकी थी और दिन के दौरान एक लगभग अगोचर छाया छा गई थी। कप्तान अचानक समुद्र और आकाश के चिंतन से मुड़ा, अपना सिर उठाया और सूंघने लगा। कहीं कुछ जल रहा है, क्या तुम्हें इसकी गंध आ रही है? मुझे लगता है कि यह कोई पुरानी चटाई या कुछ और है। शायद ये किसी स्टीवर्ड का झाड़ू है। अगर वह कांच नहीं तोड़ रहा है तो वह लैंप को उलट रहा है और कालीन में छेद कर रहा है। भगवान मेरी आत्मा को आशीर्वाद दे। मैं 1 दर्जन मैरियन और उनके डिस्टपेन को जगह जगह रखना पसंद करूंगा, बजाय जेनकिंस जैसे एक बेवकूफ स्टीवर्ड के। वह सैलून हैच पर गया। वहां नीचे। हाँ हाँ सर। तुम क्या जला रहे हो? मैं उत्तर की ओर नहीं जल रहा हूँ, सर। बता दूं, मुझे इसकी गंध आ रही है। यहाँ उत्तर दिशा में आग लगी है, सर। वहाँ कुछ भी नहीं है, सब डेक पर है। शायद नाव में कुछ है, शायद चिथड़े उन्होंने आग पर फेंक दिए हैं। कप्तान, लेस्ट्रेंज ने कहा। हाँ हाँ, कृपया यहाँ आना। ले फौज पूप पर चढ़ गया। मुझे नहीं पता कि यह मेरी कमजोरी है जो मेरी आंखों को प्रभावित कर रही है।
लेकिन मुझे लगता है कि मुख्य मस्तूल में कुछ अजीब बात है। मुख्य मस्तूल, जहां से वह डेक में प्रवेश करता था, के पास और कुछ दूरी तक गतिमान प्रतीत होता था, एक कॉर्कस्क्रू गति जिसे शामियाने की छत से देखना अत्यंत अजीब था। ये स्पष्ट हलचल धुएं के एक सर्पिल धुंध के कारण उत्पन्न हुई थी, जो इतनी अस्पष्ट थी कि इसके अस्तित्व का पता केवल मस्तूल के मृगतृष्णा जैसे कंपन से ही चल सकता था जिसके चारों ओर यह घूम रहा था। हे भगवान! लेफॉर्ज चिल्लाया जैसे ही वह श्रॉच से उछला और आगे की ओर बढ़ा। लेस्ट्रेंज ने धीरे धीरे उसका पीछा किया, हर पल रुककर बुलवार्क रेलिंग को पकड़कर सांस लेने की कोशिश की। उसने बोसन के पाइप की तीखी चिड़िया जैसी आवाज सुनी। उसने फोरकास्टल से हाथ निकलते देखे, जैसे छत्ते से मधुमक्खियां निकलती हैं। उसने उन्हें मुख्य हैच के चारों ओर घूमते देखा। उसने तिरपाल और लॉकिंग बार को हटते देखा। उसने देखा कि हैच खुल गया और धुएं का एक विस्फोट, काला भयावह धुआं आकाश में ऊपर उठा, हवा रहित हवा में एक पंख की तरह ठोस। लेस्ट्रेंज एक बहुत ही नर्वस स्वभाव का व्यक्ति था, और यह ठीक इसी तरह का व्यक्ति होता है जो आपातकालीन स्थिति में अपना सिर संभाले रखता है, जबकि एक शांतचित्त व्यक्ति अपना संतुलन खो देता है। उसका पहला विचार बच्चों के बारे में था, दूसरा नावों के बारे में। केप हॉर्न के पास हुई मारकाट में नॉर्थम्बरलैंड ने अपनी कई नावें खो दीं। केवल एक लंबी नाव, एक क्वार्टर बोट और एक छोटी नाव बची थी। उसने लेफॉर्ज की आवाज़ सुनी जो हैच को बंद करने और पंपों को चलाने का आदेश दे रही थी, ताकि होल्ड में पानी भर जाए, और ये जानते हुए कि वह डेक पर कुछ नहीं कर सकता था, उसने जितनी जल्दी हो सके सैलून के साथी मार्ग की ओर भाग लिया। श्रीमती स्टेनार्ड अभी बच्चों के केबिन से बाहर आ रही थीं। क्या बच्चे सो गए हैं, श्रीमती स्टेनार्ड? लेस्ट्रेंज ने पूछा। पिछले कुछ मिनटों की उत्तेजना और थकान से उसकी सांस फूल रही थी। औरत ने भयभीत आंखों से उसकी ओर देखा। वह विनाश का संदेशवाहक लग रहा था, क्योंकि अगर वे हैं और आपने उनके कपड़े उतार दिए हैं, तो आपको उनके कपड़े फिर से पहनाने होंगे। जहाज में आग लगी है, मिसेस स्टेनार्ड। हे भगवान, सर, सुनो, लेस्ट्रेंज ने कहा। दूर से एक निर्जन समुद्र तट पर समुद्री पक्षियों के रोने जैसी पतली और उदास आवाज, पंपों की खनकती हुई आवाज आ रही थी।